अहमद सईद साहब, कल के मैच से बात करते हैं जनाब। हमने 190 रन बना लिए, 9 खिलाड़ी हमारे आउट हुए। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, पहली बात तो ये कि उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत की। पहले आप आए, जितना कर सकते कर लें, हम कर लेंगे क्योंकि हमारा पहले का एक्सपीरियंस रह चुका है। ये उनको उल्टी पड़ गई। ओपनिंग अच्छी 19 रन 73 रन, लेकिन फिर एकदम से हमने देखा कि अगर बाबर की वो 46 रन की इनिंग्स वहां पर ना होती तो खासी मुश्किल हो सकती थी एक मरतबा फिर। देखें, पाकिस्तान के कल की अगर हम मैच की बात करें तो जाहिर है कि इसमें जो कल हमने जो बात की थी डिबेटेबल प्लेयर्स के ऊपर, उनमें हमने 3 नाम लिए ज़ाहिर। उसमें बाबर आजम का नाम भी था, शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी था, और कहीं ना कहीं उस्मान खान की टीम के अंदर मौजूदगी के ऊपर भी यकीनन जो है वो बात हो रही है। पाकिस्तान को जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करवाई अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के लिए एक गुड ओमन साबित हुआ, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो फैसला साबित हुआ जो पाकिस्तान के हक में गया, और पाकिस्तान के ओपनर ने जो है वो अच्छा आगाज़ फराहम किया। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि टॉप 3 का परफॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर तभी तवाज़ुन कायम रह पाएगा, ये तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इनमें से टॉप 3 परफॉर्म करेंगे। और उन टॉप 3 के अंदर से साहिबजादा फरहान ने एक बड़ी इनिंग्स खेली, साइम अयूब एक बड़ी इनिंग की जानिब जा रहे थे, लेकिन अगेन वही साइम अयूब की जो जिसे मैं कहूँगा कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद इतनी इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप इतना पुअर शॉट सेलेक्ट करके आउट हो जाएं। जब आप एक अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, एक अच्छी निक में जा रहे हैं, एक अच्छी इनिंग आपकी डेवलप हो रही है, तो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और खासतौर पर उस कंडीशन में दूसरे एंड के ऊपर खड़ा हुआ बैट्समैन जो है वो उसकी हिट लग रही है, तो फिर बस उसके साथ खेलते जाएं, उसके साथ लंबा कर रहे हैं उस इनिंग्स को। जब पावर प्ले बिल्कुल ठीक जा रहा था तो इस तरह का शॉट नहीं मारना चाहिए था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। साइम जो है वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के आउट हो जाते हैं। उस मौके के ऊपर जब वो इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करें तो पाकिस्तान बड़े रन की जानिब जा सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि फिर सलमान अली आगा है, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि पावर प्ले का प्रेशर भी था, दायरा है, पावर प्ले के अंदर रन भी करने थे और उस मोमेंटम को भी बरकरार रखना था जो साहिबजादा फरहान और साइम ने सेट किया, तो उसमें उनके विकेट चली गई। उसके बाद बहुत अच्छी बारी ली साइम अयूब के साथ बाबर आजम ने, और उन्होंने स्टार्ट जो गो के उन्हें स्लो किया था, लेकिन 32 गेंदों में 40 रन वो बनाने में कामयाब हुए, जिससे पाकिस्तान की टीम जो है वो एक अच्छा मजमूआ हासिल करने में, एक अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब हुई। और T20 में आमतौर पर ऐसा होता है कि आखिर के ओवर में जब आप हिटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो फिर जाहिर है कि 4-5-6 प्लेयर उसमें आउट भी हो जाया करते हैं कभी कभी, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आ चुका था। बाबर आजम पे मैं वैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था। बाबर आजम क्या शॉट मारते हुए जो आउट हुए, जिस तरह से उन्होंने किया है। 46 रन कर चुके थे, सुनहरी मौका था वर्ल्ड कप में पहली 50 करने का इस वर्ल्ड कप में, तो आखिर क्यों? हमने पिछले मैच में भी देखा बाबर आजम का वो डिपार्टमेंट ही नहीं है जिस डिपार्टमेंट वो एंट्री देने की कोशिश कर रहे थे, ये एंट्री करवाई जा रही थी। पिछले मैच में भी हमने देखा जिस तरह से आउट हुए, और कल फिर ऐसे ही हमने देखें, अगर वो यहाँ पर 4 सिंगलें करके 36 के अंदर 50 करते तो फिर आपने कहना था कि बहुत स्लो हो गया पाकिस्तान, जो है वो बाबर आजम की वजह से 200 स्कोर नहीं कर पाया, स्ट्राइक रेट का इशू हो गया। तो ये हर तरह के मामला जो है वो चलते रहते हैं। बात यह है कि बाबर आजम की एक शॉट आपको याद होगी जब साउथ अफ्रीका की टीम भागी थी, तो पहले T20 में जिसमें पाकिस्तान ने पिंक शर्ट पहनकर वो मैच खेला था, रावलपिंडी का मैच था, उसमें बाबर आजम ने जो शॉट मारी थी, मेरा ख्याल है कि बाबर ने पूरे कैरियर में वो शॉट नहीं मारी। और कल भी जिस तरह बाबर आउट हुआ है, ये उसी इंटेंट वाली डिबेट का नतीजा है जो हमारे क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर आई है। अब अगर बाबर आजम यहाँ पर 4 सिंगलें लेकर 50 कर लेते और दूसरे एंड से स्कोर बनते रहते, तो भी बाद में ये एनालिसिस होना था कि इनका स्ट्राइक रेट चूंकि कम था जिसकी वजह से पाकिस्तान 200 रन नहीं कर पाया। हालांकि टीम में लाते वक्त बाबर आजम का यही रोल बताया गया था कि वो विकेट पर स्टे करेंगे और उनके अराउंड बाकी जो प्लेयर हैं वो आकर परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाबर को इस तरह की एक्स्ट्रावेगेंट शॉट्स इसलिए मारनी पड़ती हैं कि ये जो आउटसाइड नॉइज होता है जो क्रिएट किया जाता है, वो प्लेयर के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर तो बन रहा होता है ना। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें बाबर आजम के बारे में सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि उनके ख्याल में बाबर को बहुत ज्यादा डिस्कस करने से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उनके ऊपर ये जो आउटसाइड नॉइज है। क्योंकि बाबर आजम की हिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि वो मेंटली खुद इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं कि वो इसको कैटर कर बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की चूंकि बात हो रही है, टीम भी बड़ी नोटी है मेरी, उन्होंने फौरी तौर पर अहमद कुरैशी को जो है वो लाइन पर ले लिया है, और बाबर का जिक्र हो, अहमद कुरैशी वहां पर। अहमद साहब क्या कहेंगे, कल 32 पे 46 कर दिया, कुछ सेटिस्फाई है? मेरा ख्याल उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपनी पोजीशन को और अपनी स्क्वाड में इंक्लूजन को, प्लेइंग 11 की इंक्लूजन को, या अभी भी कोई ना कोई लूप होल छोड़ गए हैं जिस पर अहमद कुरैशी बात करेंगे? नहीं, बाबर का जिक्र हो और अहमद कुरैशी बात करें, बाबर कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड है कि कंपलसरी है मेरा बात करना? आप लोगों ने पता नहीं इसको क्या रंग दिया हुआ है। देखें, बाबर अगर परफॉर्म करता है तो कौन तनकीद करेगा? बाबर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तनकीद होगी। जो बाबर का वे ऑफ प्लेइंग है पिछले काफी अरसे से,
वो हम सबके सामने है। और अनफॉर्चुनेटली बाबर जिस तरह से टुक टुक वाली अप्रोच से यूजुअली खेलते हैं, ऐसे लगता है कि वो टीम पे एक बर्डन बनते जा रहे हैं। खैर अभी जो लास्ट उन्होंने इनिंग्स खेली, पहले तो एज यूजुअल वो अपने उसी डगर पे चल रहे थे जिस पे वो चलते हैं, और साहबजादा फरहान पे वो प्रेशर डल रहा था जिस तरह से नेदरलैंड के अगेंस्ट डल रहा था, लेकिन समहाउ बाबर मैनेज टू प्ले एग्रेसिवली। और आई थिंक कि शॉट्स लगाएंगे तो लगेंगी, लेकिन अगर आप एक शेल में रहेंगे, अपने आप को आप बिल्कुल बाउंड कर लेंगे टुक टुक वाली अप्रोच से, तो तब आप उस शेल में से नहीं निकल सकते। तो आई थिंक कि हम में से किसी का भी कोई ना तो पर्सनल ग्रेज है ना कोई ऐसी बात है, हम सब चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, लेकिन जब बाबर कंसिस्टेंटली उस तरह से परफॉर्म नहीं करता जिस तरह से उसको करना चाहिए, तो फिर जाहिर है बात होती है, और आउटसाइड नॉइस आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है जब आपके बैट से रन्स होते हैं, और वो रन्स जो आपकी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आई थिंक ये एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज विनिंग, आइदर साहबजादा फरहान इज स्कोरिंग, बाबर आजम इज स्कोरिंग, आई थिंक वी ऑल आर हैप्पी। और आई होप कि ये जो तसलसल है बाबर आजम की बैटिंग का, ये कंटिन्यू रहे। बिल्कुल ठीक है, ज़रा कंफर्म कर दिएगा, आप साहब हमारे साथ ही हैं। अच्छा आप साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सब बाबर आजम की कल की इनिंग्स को डिस्कस बाबर आजम की इनिंग्स को डिस्कस हम कर रहे हैं कि कल उन्होंने 32 पे 46 रन बनाए हैं। आप समझते हैं कि यही वो रोल था जिस रोल को उन्होंने अदा करना था और उनकी इंक्लूजन हुई प्लेइंग 11 में, और ही डिड हिज बेस्ट? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है इस टीम में, और जो कप्तान और टीम मैनेजमेंट उनसे तवक्को करती है, वो तो यही है। कल के मैच की हद तक तो ठीक है, अब इस पे जो उनका काम था वो उन्होंने निभाया, उस जगह तक ले गए हैं पाकिस्तान को कि जहां पर फिर बॉलर्स के पास उतना मार्जिन था कि वो यूएसए के खिलाफ उनकी विकेटें हासिल कर सके। कल के मैच की हद तक तो उनकी कारकर्दगी ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान की कितनी सितम ज़रीफी है हमारी क्रिकेट के लिए कि 6 जून 2024 में यही बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहे थे, 43 गेंदों पर 44 रन स्कोर किए थे। आज हम जब बात कर रहे हैं कल के दिन के इस मैच को, जो कि 10 फरवरी 2026 को खेला गया है, बाबर आजम बजाय इसके कि वो 2024 से 2026 में बेहतर बैट्समैन होते, आज भी उनकी सिलेक्शन और उनकी खेलने का अंदाज ज़ेर बहस है। तो 2 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई है, और हम बजाय इसके कि 2 साल पहले जहां पर थे उससे भी नीचे आ गए। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। वो वहां पर ओपन कर रहे थे, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और अब पता नहीं है अगले मैच में उनका नंबर कौन सा होगा। जैसे उस्मान खान 7वें 8वें पे आए हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कल के मैच में भी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस ठीक आप कह सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम बड़ी अच्छे 5-6 स्पिनर्स के साथ थे, अगर स्पिन बॉलिंग का हवाले से बात करते हैं, तो यूएस ने पाकिस्तान के खिलाफ ओवर्स खेल लिए हैं पूरे। तो अगर कोई एक आध ओवर उनको अच्छा मिल जाता तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था। तो हम अगर 5-6 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं और कंपैरेटिवली बेटर हैं कंडीशन स्पिन बॉलिंग के लिए, तो पाकिस्तान को उनको ऑल आउट करना चाहिए था कम से कम। जी अहमद सईद साहब, अभी ये पोजीशन बाबर आजम वाले इशू पर मैं एक बात इसमें अगर ऐड कर दूं, तो आप देखें जो कल भी जो बाबर आजम ने स्वीप शॉट जो एक खेला गालिबन 40 या 42 के ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो उस स्वीप शॉट को खेलते हुए भी वो कंफर्टेबल नहीं लगे। उनकी उस टेक्निक के अंदर वल्नरेबिलिटी पाई जाती थी। तो यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 साल का वक्फा भी गुजर गया, बल्कि उससे पहले भी आप इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, 5-6 साल हो गए हैं आपको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी तक एक स्वीप शॉट को डेवलप करने में बाबर आजम कामयाब नहीं हुए। और जब तक स्वीप शॉट डेवलप नहीं होगी, कदमों का इस्तेमाल नहीं होगा, स्पिन को खेलना नहीं आएगा, और श्रीलंका में आप बाबर आजम को वहां लेकर गए हैं जहां स्पिन फ्रेंडली पिचेज पर मैचेज होने हैं। बिल्कुल, अच्छा ठीक है, इस पर फर्दर बात करते हैं। ज़रा ये जो पोजीशन और ये जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, मोहम्मद नवाज को बाबर आजम के बाद भेज दिया, शादाब को, फ़हीम अशरफ को और उस्मान खान को इतना नीचे जा खेला और वहाँ पर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये जो फौरी तौर पर हिला दी जाती है पोजीशंस, ये बहुत मैटर करती है और एक बैटर के लिए ये खासा मसला क्रिएट करती है कि जो जिस नंबर पर वो खेल रहा होता है उसको फौरी तौर पर ऑन गोइंग मैच में उस नंबर से हटा दिया जाए।